नमस्ते। आज हम एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के बारे में की गई एक बहुत ही विस्तृत आलोचना पर नजर डालेंगे। इस पड़ताल में ये समझने की कोशिश की गई है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी है या फिर कहानी से कुछ ज्यादा। तो चलिए इसे करीब से देखते हैं। इस पूरी आलोचना की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बल्कि कह सकते हैं कि एक भड़काऊ लाइन से होती है। सोर्स का मानना है कि ये फिल्म असल में मनोरंजन के पर्दे के पीछे एक राजनीतिक विज्ञापन है और यही वो आइडिया है जिस पर ये पूरा का पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। तो इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, क्या ये एक फिल्म है या एक राजनीतिक एड? फिर इसमें कौन सी प्रोपेगेंडा तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं, इसके दावों में कितना दम है, कहानी में क्या क्या नहीं बताया गया और आखिर में इसका देखने वालों पर मनोवैज्ञानिक असर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धुरंधर 2 कला के पर्दे में छिपा हुआ एक पॉलिटिकल एड है? आइए देखते हैं कि सोर्स इस दावे की पड़ताल कैसे करता है। देखिए, सोर्स के मुताबिक फिल्म की शुरुआत में जो डिस्क्लेमर आता है वो सिर्फ एक कानूनी बचाव नहीं है, उसे एक लीगल चीट कोड कहा गया है। मतलब ये फिल्म बनाने वालों को एक तरह की छूट दे देता है कि वो असली घटना और लोगों का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही ये भी कह दें कि भाई सब कुछ काल्पनिक है। इससे होता ये है कि सच और कहानी के बीच की लाइन एकदम धुंधली पड़ जाती है। अच्छा, अब आते हैं उन तरीकों पर जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि ये फिल्म दर्शकों की सोच पर असर डालने के लिए इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ कहानी कहने के तरीके नहीं, बल्कि विज्ञापन और प्रोपोगेंडा की दुनिया से उठाई गई टेक्निक्स हैं। सॉस एक खास टेक्निक का जिक्र करता है जिसे कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। इसके मुताबिक फिल्म की शुरुआत में ही एक बहुत इमोशनल सीन है, पाकिस्तान में एक सिख व्यक्ति की मॉब लिंचिंग। सोर्स का तर्क है कि इस सीन का फिल्म की मेन कहानी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसे जानबूझकर इसलिए डाला गया है ताकि दर्शकों के मन में एक खास तरह का गुस्सा और बंटवारे का माहौल बन जाए, और जब मन ऐसा हो तो आगे की कहानी पर यकीन करना आसान हो जाता है। एक और बहुत ही दिलचस्प टेक्निक जो सोर्स बताता है वो है विलन से हीरो की तारीफ करवाना। सोचिए, फिल्म में जो मुख्य विलन है वही प्रधानमंत्री की काबिलियत की तारीफ कर रहा है। ये एक बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। अगर हीरो अपनी तारीफ खुद करे तो शायद उतना असर न हो, लेकिन जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही उसकी ताकत को माने तो दर्शकों के दिमाग में उस तारीफ का वजन कई गुना बढ़ जाता है। चलिए अब विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जहां सोर्स फिल्म के बड़े बड़े दावों की फैक्ट चेकिंग करता है। मतलब फिल्म की बातों को असल दुनिया के डेटा और रिपोर्ट्स के सामने रखकर देखता है। फिल्म एक बहुत बड़ा दावा करती है कि 2014 के चुनावों में विदेशी ताकतों ने, मतलब एनजीओज और मीडिया ने, मोदी को रोकने के लिए पैसा लगाया। लेकिन सोर्स जो डेटा सामने रखता है वो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। वो 2002 की एक रिपोर्ट का जिक्र करता है जिसमें आरोप है कि एक अमेरिकी संगठन ने आरएसएस से जुड़े ग्रुप्स को फंडिंग दी। इतना ही नहीं, 2001 से 2012 के बीच संघ से जुड़े संगठनों को $55 मिलियन से भी ज्यादा मिले। तो यहाँ फिल्म के नैरेटिव और सोर्स के तथ्यों में एक सीधा टकराव दिखता है। अब बात करते हैं नोटबंदी की। फिल्म में इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। कहानी ये है कि ये कदम पाकिस्तान से आ रही 60,000 करोड़ की नकली करेंसी को रोकने के लिए उठाया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। सोर्स आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहता है कि उस साल 60,000 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी का पता चला था। अब खुद सोचिए, 60,000 करोड़ और 43 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क फिल्म के दावे पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो एक तरफ फिल्म कहती है कि नोटबंदी सुपर सक्सेसफुल थी, दूसरी तरफ सोर्स आरबीआई का डेटा दिखाता है कि नोटबंदी में बंद हुए लगभग सारे नोट, मतलब 99.3%, वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए थे। सोर्स का तर्क ये है कि अगर लगभग सारा पैसा वापस ही आ गया तो फिर काला धन या नकली करेंसी खत्म करने वाला जो लक्ष्य था वो कैसे पूरा हुआ। ये फिल्म की कहानी को सीधे सीधे चुनौती देता है। देखिए, किसी भी कहानी या विज्ञापन में ये भी बहुत मायने रखता है कि क्या नहीं दिखाया जा रहा है। अब हम उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जिनके बारे में सोर्स का तर्क है कि फिल्म ने उन्हें जानबूझकर अपनी कहानी से बाहर रखा है, शायद इसलिए क्योंकि वो कहानी को सूट नहीं करती। ये टाइमलाइन कुछ ऐसी घटनाओं को दिखाती है जिन्हें सोर्स के मुताबिक नज़रअंदाज किया गया, जैसे दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री की अचानक पाकिस्तान यात्रा और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला, और फिर फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, जिसके बारे में सोर्स का दावा है कि हमले से पहले 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स मिली थीं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हुआ।
सोर्स का तर्क है कि इन घटनाओं को कहानी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये उस साफ सुथरी और मजबूत छवि के खिलाफ जाती हैं जिसे फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं। सोर्स एक मनोवैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल करता है ये समझाने के लिए कि फिल्म का दर्शकों के दिमाग पर असल में क्या असर हो सकता है। ये शब्द है गैसलाइटिंग। ये दिमागी हेरफेर का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी को ये यकीन दिला दिया जाता है कि उसकी अपनी यादें, उसकी अपनी समझ और उसके अनुभव सब गलत हैं। मतलब आप जो सच मानते हैं वो सच है ही नहीं। और सोर्स का आखिरी तर्क यही है। ये कहता है कि फिल्म का सबसे परेशान करने वाला पहलू ये है कि ये उन हाल की घटनाओं की यादों को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है जिन्हें लाखों लोगों ने खुद जिया है, जैसे नोटबंदी के दौरान एटीएम की लंबी लंबी कतारें। फिल्म एक तरह से लोगों से कह रही है कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो तकलीफ उन्होंने सही, वो सच नहीं था। असली सच तो कुछ और ही है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ इतिहास बदलना नहीं है,